दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। लास्ट क्लास में हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देन हम सेल टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल वॉल जो होते हैं वो 3 लेमिला से मिलकर के बना होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लेमिला। प्राइमरी जो होता है वो सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज से मिलकर बना, सेकंड जो होता है वो लिग्निन एंड सुबेरिन से मिलकर बना है, एंड मिडिल लेमिला जो होता है वह 2 कोशिकाओं, 2 सेल्स को आपस में चिपकने, जिस प्रकार से 2 ईंटें चिपकती है सीमेंट के द्वारा, वैसे ही ये मिडिल लेमिला जो होता है 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको कोशिकीय सीमेंट के रूप में भी जाना जाता है। यह कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पेक्टेड लवणों से बना होता है। देन हमने कोशिका भित्ति के बारे में देखा था कि कोशिका भित्ति की खोज भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई है। कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन नाम दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन जो है वह वसा एवं प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है, जिसको पूरे अगर नाम से देखें तो लिपोप्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है। देन हमने पढ़ा था कि सिंगर एवं निकोलसन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए प्रस्तुत किया था, जो कि वसा की दोहरी परत के रूप में बनी हुई कोशिका झिल्ली को उन्होंने बताया था। फिर उसमें प्रोटीन के अणु बीच बीच में या परिधि भाग में फैले रहते हैं, जो कि कोशिकीय पदार्थ जो होते हैं उनको अंदर या बाहर जाने के लिए रास्ता प्रदान करने में सहायक होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जो रॉबर्टसन है उन्होंने इकाई कला सिद्धांत और डेनियन एंड डेविसन ने सैंडविच थ्योरी प्रस्तुत की थी। यहाँ तक के पॉइंट हमारे सारे क्लियर हो गए थे। अब हम कोशिका के जो सेल टॉपिक है उसके आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि जो अपकमिंग वीडियो है वह टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान, इसके अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं आपको कोशिका का स्ट्रक्चर बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता के बारे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था और उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं कोलेकर साहब। ये कोलेकर साहब ने कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम दिया था। लेकिन इनके बाद आए थे अल्टमान साहब। इन्होंने कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को बताया था। ठीक है, और इन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। यहाँ से आप एक बात का ध्यान रखिए, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई, तो वहाँ पर तो नाम आएगा कोलेकर साहब का। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिर्फ क्वेश्चन में यह आए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन के द्वारा की गई, तो वहाँ पर आंसर आएगा अल्टमान। अगर क्वेश्चन में लग जाता है सर्वप्रथम, तो वो आएगा कोलेकर, और केवल है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो वहाँ पर नाम आएगा अल्टमान। ठीक है, आप ये दो जो मेन बात है उनका विशेष करके ध्यान रखिएगा। कोलेकर साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम दिया था, जो कि अल्टमान साहब को पसंद नहीं आया, और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया। फिर इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला नाम दिया था।
इनके द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया गया था वह नाम था फिला। फ्लेमिंग ने फिला नाम दिया और फ्लेमिंग के बाद एक वैज्ञानिक आए थे सी बेंडा साहब। इन्होंने सूत्रकणिका जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जिसके बाद इस सूत्रकणिका का नाम चेंज नहीं हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा गया। जस्ट आपको समझाने के लिए था, पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोलेकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था, फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था और सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि सूत्रकणिका को क्या नाम दिया। तो इस प्रकार सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। विशेष करके ये सी बेंडा साहब का एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो वह सी बेंडा साहब आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट में आप एक और वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, सीके विट्स। सीके विट्स, ये सीके विट्स साहब जो है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा था। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जो हम खाना ग्रहण करते हैं उसका ऑक्सीकरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वहाँ से एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। इसलिए सीके विट्स साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा था। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और ये समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में इस प्रकार की संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरा झिल्लीबद्ध कोशिका है। सबसे भारी झिल्ली जो है वो इस प्रकार से होती है और आंतरिक झिल्ली की संरचना कुछ इस प्रकार से उंगलीनुमा होती है, जिसको क्रिस्टी नाम दिया गया है। इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचना होती है जिसको क्रिस्टी नाम दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से कुछ जेली जैसा पदार्थ फैला होता है जिसको मैट्रिक्स नाम दिया गया है। इस प्रकार से पदार्थ पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में फैला रहता है जिसको मैट्रिक्स नाम दिया गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक क्रिस्टी रहती है इसके ऊपर इस प्रकार की संरचना पूरी क्रिस्टी में फैली रहती है। इस प्रकार से पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में इस घुंडीनुमा आकृति की संरचना पाई जाती है जिसको ऑक्सीसोम या F1 कण कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रकार से खुद के राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार से खुद के डीएनए इस प्रकार मैट्रिक्स में भरे रहते हैं। इनके पास खुद के आरएनए भी होते हैं। ये सबसे भारी झिल्ली है आउटर मेम्ब्रेन। ये आंतरिक झिल्ली है जिसको क्रिस्टी नाम दिया गया है। इस प्रकार से जो तरल जेली जैसा पदार्थ भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का राइबोसोम होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा राइबोसोम होता है तो 70 इस प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 80 इस प्रकार का जो होता है वो केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और 70 इस प्रकार का राइबोसोम जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में प्रेजेंट होता है। इनके पास खुद का डीएनए और आरएनए भी होता है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, इनके पास राइबोसोम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है
कोशिका इनको कोशिका का अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा गया है, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है और खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इनको कोशिका का अर्धस्वायत्त कोशिका कहा गया है। अब जो ये एक कृष्टि है उसके ऊपर इस प्रकार से घुंडीनुमा संरचना बनी होती है, इसका नाम है ऑक्सीसोमिया F1 कण, इनको नाम दिया गया है। इन ऑक्सीसोमिया F1 कण में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या वसा, उनका इनमें एक इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलता है, जिनमें हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के रूप में, उसका ऑक्सीकरण होता है और यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इनके अंदर एटीपी का निर्माण एडीपी के फास्फोलिरीकरण से होता है। एटीपी का निर्माण एडीपी के फास्फोलिरीकरण से होता है। अब कभी कभी एग्जाम में ये एटीपी का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इस एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट इस एटीपी का पूरा नाम है। इस एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा या कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। कॉइन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से जो ऊर्जा निकलती है वह एटीपी के रूप में निकलती है, जिससे कि सारी ही कोशिका की क्रियाएं संपन्न होती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो क्रेब्स चक्र होता है वह कहाँ संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र कोशिका के कौन से कोशिकांग में संपन्न होता है। जो क्रेब्स चक्र होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि कल हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। लेकिन जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम्स, जीवाणु के अंदर जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कार्य करते हैं। इसलिए इस मीजोसोम को बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है, क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कार्य करते हैं और जीवाणु के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहा गया है या मीजोसोम्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। इसके खोजकर्ता के रूप में अगर हम देखें, मतलब लवक की डिस्कवरी जो है किसने की है, खोज जो है वह और नाम, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। एक ने तो लवक की खोज की है और एक ने नाम दिया है। तो खोजकर्ता के रूप में अगर देखा जाए तो हेकल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की थी और शेम्पर ने लवक को नाम दिया था। अब इसका नाम कैसे याद रखें। तो हेकल नामक वैज्ञानिक ने जो है वो लवक की खोज की है और
शिम्पर ने लवक को नाम दिया है। नाम याद रखने के लिए आप ह फॉर हरित लवक खोज के रूप ह फॉर हरित लवक, ह फॉर हेकल ये याद रख सकते हैं। और हरित लवक का नाम जो है वो नाम में म आ रहा है, शिम्पर में भी म आ रहा है, तो हरित लवक का नाम शिम्पर, हेकल की खोज मतलब कि हरित लवक की खोज हेकल, ऐसे याद रख सकते हैं। ये जस्ट आपको याद करवाने के लिए है, क्योंकि मैं भी इसी टाइप से छोटी छोटी ट्रिक्स बना करके याद रखती हूँ। अब हम इसकी प्रकार के बारे में देखें तो लवक जो है उसके 3 प्रकार है। लवक के 3 प्रकार है। फर्स्ट हरित लवक, सेकेंड वर्णी लवक एंड थर्ड अवर्णी लवक। इंग्लिश में अगर हम इनके नाम देखें तो हरित लवक का जो नाम आता है वह आता है क्लोरोप्लास्ट। वर्णी लवक का नाम आता है क्रोमोप्लास्ट एंड अवर्णी लवक का नाम जो आता है वह आता है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम लेते हैं हरित लवक को। फर्स्ट हरित लवक, एक पॉइंट मैं आपको बार बार बताती हूँ, लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था, इस क्लास में भी आपको बता रही हूँ कि हरित लवक केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, मतलब कि हरित लवक पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। हरित लवक को कोशिका या पादप कोशिका का रसोई गृह कहा जाता है। रसोई गृह के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यह पादप के अंदर भोजन बनाने का कार्य करता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है। अब हम अगर हरित लवक की स्ट्रक्चर देखें तो उसकी संरचना काफ़ी हद तक माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से जेली जैसा मैट्रिक्स भरा होता है। फिर इसमें ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे सिक्के जैसी संरचनाएं होती है। इस पूरी संरचना को ग्रेना या ग्रेनम नाम दिया गया। इनमें खुद के स्वयं के राइबोसोम इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। इनमें खुद के डीएनए भी पाए जाते हैं और खुद के आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है जिसको बाह्य झिल्ली कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है जिसको आंतरिक झिल्ली कहते हैं। यह राइबोसोम है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 इस प्रकार के राइबोसोम थे, वैसे ही हरित लवक के अंदर भी 70 इस प्रकार के राइबोसोम ही पाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वापस बता रही हूँ आपको, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, खुद का आरएनए प्रेजेंट होता है। इस कारण इनको भी कोशिका का अर्धस्वायत्त कोशिका कहा गया। कोशिका के 2 ही अर्धस्वायत्त कोशिकाएं हैं जिनके पास खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेकेंड हरित लवक है। इस प्रकार से ये जो सिक्के के रूप में एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर हो जो कि व्यवस्थित होती है, उस पूरी स्ट्रक्चर को ग्रेना या ग्रेनम भी कहते हैं। ये जेली जैसा पदार्थ जो पूरे हरित लवक में फैला होता है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर हम ये जो इसके अंदर इस जो सिक्के जैसे संरचना है, इसको एक सिक्का अगर इसका उठाकर देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें
संख्या में कई सारे इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसको क्वांटासोम कहते हैं। इस एक सिक्के जैसी संरचना को तो थाइलेकोइड नाम से जानते हैं और इसके अंदर जो ये इस प्रकार से संरचना होती है उसको क्वांटासोम कहते हैं। इन्हीं क्वांटासोम के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है उसको ग्रहण किया जाता है और ये हरित लवक के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होती है वह फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि हरित लवक के अंदर दो प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक में किस स्थान पर संपन्न होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक में किस स्थान पर संपन्न होती है। तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है हरित लवक के अंदर जो आपको ये सिक्के के रूप में जो संरचना दिखाई दे रही है, ये प्रकाशिक अभिक्रिया इस भाग में संपन्न होती है जिसको ग्रेना या ग्रेनम भाग कहते हैं। ग्रेना या ग्रेनम भाग में संपन्न होती है, जबकि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है ये जो जेली जैसा पदार्थ हरित लवक में फैला हुआ है मैट्रिक्स, इसमें संपन्न होती है। अब अक्सर इन दोनों क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको कि एग्ज़ाम में इनमें कन्फ्यूज़न होता है। वो कन्फ्यूज़न ये होता है कि कई बार अप्रकाशिक अभिक्रिया में ग्रेना कर देते हैं और अप्रकाशिक अभिक्रिया में मैट्रिक्स कर देते हैं। तो इसको मैं याद रखने की आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि ये ग्रेना शब्द स्टार्ट हो रहा है तो उसके नीचे भी यहाँ र लग रहा है, इस प्रकार का र लग रहा है, और जो प्रकाशिक अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें भी ये प्र में इस प्रकार का र लग रहा है। इस प्रकार से आप कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया में भी र लग रहा है, ग्रेना में भी र लग रहा है। तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है तो जो बचा वो मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो ये जस्ट एक कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए एक ट्रिक थी जो कि आपको आसानी से याद रखने में हेल्प कर सके। अब इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आप याद रखिएगा, साक्स। इन साक्स वैज्ञानिक ने बताया था कि हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सभी को पता है कि हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है, पर ये किस वैज्ञानिक ने बताया था ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि किन्ने बताया था कि पेड़ पौधों के अंदर, हरे पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो ये बताया था साक्स महोदय ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लवक के दूसरे टाइप वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो वर्णी लवक जो है क्रोमोप्लास्ट, यह जो है विभिन्न वर्णकों से युक्त रंगीन लवक है जो कि फलों, पत्तियों एवं पुष्पों को आकर्षक रंग प्रदान करने का कार्य करता है। पेड़ पौधों के अंदर यह फलों, पुष्पों, पत्तियों को आकर्षक रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ये इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। वर्णी, वर्ण मतलब वर्ण, ये वर्ण रंग, जिसको वर्ण को रंग भी कहते हैं, ये फलों, पुष्पों, पत्तियों को आकर्षक रंग प्रदान करने का कार्य करता है। फलों में पकने के दौरान इसमें उपस्थित हरित लवक जो होता है वह वर्णी लवक में बदलता है। जो फल आप देखते हैं पहले तो कच्चे होते हैं, तब उनका रंग जो होता है हरा होता है, तब उनके अंदर जो होता है हरित लवक होता है। और जब वह पकते हैं, जैसे कि आम जो होता है कच्चा होता है तब हरा होता है, बेर जो होते हैं कच्चे होते हैं तब हरे होते हैं, लेकिन जब पक जाते हैं तो इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो इनके अंदर जो हरित लवक प्रेजेंट होता है वह बाद में वर्णी लवक या
क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। तो ये है वर्णी लवक का काम। अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है लवक का, थर्ड प्रकार है वह है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अभी ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? तो जैसे कि वर्ण का मतलब रंग, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वर्ण मतलब रंग, जो कि रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और अवर्णी मतलब कि बिना रंग का, मतलब कि रंगहीन। अब पौधों में रंगहीन भाग कौन सा है? जड़, जैसे कि, तो जो जड़ों में ये वर्णी लवक जो होता है, अवर्णी लवक जो होता है वो जड़ों में पाया जाता है, जो कि भोजन संग्रहण करने का कार्य करता है। पेड़ पौधों में जो हरित लवक भोजन बनाने का कार्य करता है। वर्णी लवक जो होता है वह उनको फलों, पुष्पों, पत्तियों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और जो अवर्णी लवक जो होता है वह पौधों के जड़ों में, पौधों की जड़ों में भोजन संग्रहण करने का कार्य करता है। यहाँ से आप एक और क्वेश्चन को याद रखिएगा, मतलब कि पॉइंट को, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधों के अंदर भोजन का संग्रहण जो होता है वह किस रूप में होता है? तो पौधों के अंदर भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, जबकि जंतुओं में भोजन का संग्रहण जो होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पौधों में तो पौधों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में भोजन संग्रहण जो होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यह अपन जंतुओं के अंदर जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसके बारे में जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अगर नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस पॉइंट को बताया है कि पौधों में जो भोजन संग्रहण होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में भोजन संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये आज के पॉइंट। आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो और ये जो कंटेंट आपके लिए तैयार किया जा रहा है ये टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू।